Hello and welcome again to my YouTube classes, All Accounting. Dear students, you know that we have been discussing a very important topic of accounting, that is journal. और जर्नल पे जो है हमारा ये 5वां लेक्चर है और पहले ही हमने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर्स में जर्नल के एक न्यूमेरिकल टॉपिक है। ये हमारी अकाउंटिंग की जो जर्नी है, न्यूमेरिकल जर्नी जो है, उसका ये पहला स्टेप है। तो ये पहली बुक ऑफ अकाउंट होती है, दैट इज जर्नल। बुक ऑफ इट इज अ बुक ऑफ अकाउंट, द फॉर्मेट ऑफ जर्नल इज दिस। तो ये पहली बुक ऑफ अकाउंट है, पहली मीन्स प्राइमरी बुक, जहां से हम बिजनेस की ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। पहले इसी किताब में रिकॉर्ड किया जाता है एंड द किताब एंड द बुक इज कॉल्ड जर्नल। तो बिजनेस की ट्रांजैक्शन और इवेंट जो होती है, यू नो दैट दीज आर द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस की। बिजनेस की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उनको हम ट्रांजैक्शन और इवेंट्स बोलते हैं। और बिजनेस की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है, यही 5 कैटेगरीज की होती है। या तो इन एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस में, या इनकम्स आती है बिजनेस में, प्रॉपर्टीज होती है बिजनेस, दैट इज एसेट्स। बिजनेस के कर्जे होते हैं, बिजनेस का कैपिटल होता है जो बिजनेसमैन से उसे मिलता है। तो हमने पहले ही हम डिस्कस किया है हाउ एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन डिफरेंट सिचुएशंस। देन वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, वी डिस्कस्ड हाउ इनकम इज रिकॉर्डेड इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो आज के लेक्चर में हम सीधा एसेट्स को पढ़ेंगे। ये बिजनेस की जो प्रॉपर्टी होती है, बिजनेस की प्रॉपर्टी को कैसे अलग अलग सिचुएशन में रिकॉर्ड किया जाता है। तो बिजनेस की प्रॉपर्टी को एसेट्स कहा जाता है। प्रॉपर्टी होती है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर। तो दोज आर कॉल्ड द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो मैंने इन प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी की यहां एग्जांपल ली है, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ मशीनरी। हम यहां आज मशीनरी मतलब देखेंगे एज एन एसेट, रिकॉर्डिंग ऑफ मशीनरी इन डिफरेंट सिचुएशंस। अलग अलग सिचुएशंस में मशीनरी को कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, एसेट ऑफ द बिजनेस। यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ एनी अदर एसेट लाइक फर्नीचर, लाइक फिक्सचर, लाइक बिल्डिंग। यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ एनी अदर एसेट। हियर आई हैव यूज्ड मशीनरी एज एन एग्जांपल। तो ये कुछ सिचुएशंस मैंने यहां लिखी है, हम इनको ट्रांजैक्शंस भी कहेंगे। तो इन सिचुएशंस को कैसे जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा, दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। तो अलग अलग सिचुएशंस, यहाँ 6 सिचुएशंस मैंने यहां डिस्कस किए हैं। तो लेट अस सी द फर्स्ट सिचुएशन, दैट इज मशीनरी परचेज फॉर ₹20,000। ये पहली सिचुएशन है। और हम जानते हैं कि रिकॉर्ड करने से पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है, और आइडेंटिफाई करने में हमें ये देखना होता है जो ट्रांजैक्शन है ये किस चीज की ट्रांजैक्शन हुई है और इसमें क्या 2 एस्पेक्ट्स हैं। एंड द एस्पेक्ट्स वी नो, द फर्स्ट इज कॉल्ड डेबिट एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड क्रेडिट। सो हियर वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द 2 एस्पेक्ट्स। 2 एस्पेक्ट्स क्या है और इसमें डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। तो सीधा हमें यहां पता लगता है मशीनरी परचेज फॉर 20,000। तो इसमें एक एस्पेक्ट है मशीनरी, पहली चीज, पहला एस्पेक्ट, पहला जो आइटम है इसमें मशीनरी परचेज फॉर ₹20,000। तो इसमें सीधी सीधी ये समझ आता है दैट इज दिस मशीनरी हैज बीन परचेज फॉर कैश। हमने परचेज किया है फॉर 20,000। यहां कैश मेंशन नहीं है, लेकिन यहां किसी का नाम भी नहीं लिखा है कि हमने उधार में खरीदी। अगर उधार में खरीदा होता तो नाम यहां मेंशन होता, या अगर हमने बैंक से चेक के जरिए लिया होता तो चेक का लिखा होता। वो तो हमारी दूसरी सिचुएशन है। तो यहां सीधे सीधे लिखा है फॉर ₹20,000, दैट मीन्स वी हैव परचेज्ड फॉर दिस मशीनरी फॉर कैश। तो 2 आइटम्स जो इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, पहला मशीनरी है, दूसरा कैश है। तो हमने मशीनरी और कैश, ये दोनों आइटम्स जो है मशीनरी और कैश, ये दोनों रियल अकाउंट है, क्योंकि मशीनरी भी एसेट है और कैश भी एसेट है। तो दोनों रियल अकाउंट है। तो इसका मतलब है इसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें रियल अकाउंट की फॉर्मूला को यूज करना है। तो रियल अकाउंट की फॉर्मूला हमें क्या कहती है, दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां हमें कम्स इन क्या होता है, गोज आउट क्या होता है, मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश, यानी मशीनरी कम्स इन। तो यहां मशीनरी कम्स इन है, और फॉर कैश जब हम मशीनरी खरीदेंगे, कैश देंगे, तो कैश गोज आउट। सो हियर मशीनरी कम्स इन, इनके साथ यहां डेबिट है, वी कैन सी इट हियर, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इनके साथ यहां, तो इसका मतलब मशीनरी डेबिट होगा और कैश यहां पर क्रेडिट होगा, बिकॉज credit or what goes out. So simply machinery is the debit aspect, cash is the credit aspect. Machinery comes in, cash goes out. And let us record it, the first transaction. We'll write here machinery account debit. You know this is the way of recording. Machinery account debit is how much, 20,000. And we write here to cash account, to cash account credit में हम लिखेंगे 20,000.
दिस इज द वे ऑफ रिकॉर्डिंग। तो उसके बाद हम लिखते हैं बीइंग इज द नरेशन ऑफ द जर्नल एंट्री, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर ₹20,000. This is called a narration. So this is the journal entry. This is the recording of this transaction. ये ट्रांजैक्शन है और ये इसकी रिकॉर्डिंग है। ये बिजनेस में ट्रांजैक्शन, हमने मशीनरी खरीदी है 20,000 की, अब हमने इसको जर्नल में रिकॉर्ड किया। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी कम्स इन और कैश गोज आउट। दिस इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। नाउ द नेक्स्ट वन, मशीनरी परचेज्ड बाय चेक 10,000। मशीनरी परचेज बाय चेक, इसका मतलब फिर से मशीनरी परचेज की है, बट राइट नाउ इट इज नॉट कैश, इट इज बाय चेक। तो मशीनरी तो हम यहां ऐसे ही रखेंगे, कीप इट एज इट इज, लेकिन यहां कैश के बदले हम यूज करेंगे बैंक, बिकॉज चेक विल गो टू आवर बैंक एंड देन बैंक विल पे द कैश। तो बैंक पैसे देगा, तो इसका मतलब जो बैंक अकाउंट में हमारा है वहां से क्या हो जाएगा, बैंक, क्योंकि ये बैंक है, ये हमारा बैंक अकाउंट है, तो बैंक भी रियल बैंक अकाउंट जो है, नॉट J&K बैंक। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज नॉट J&K बैंक, इट इज नॉट SBI, इट इज नॉट एनी अदर बैंक, इट इज द बैंक अकाउंट। इट मीन्स द अकाउंट वी हैव ओपन्ड इन द बैंक, तो उस अकाउंट से पैसा जाएगा। तो बैंक अकाउंट जो है ये भी रियल अकाउंट है, और उसके साथ क्या लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि बैंक अकाउंट पैसा नहीं आ रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है, तो इट इज अगेन आउट, सो इट विल बी अगेन क्रेडिटेड। सो देयर इज ओनली वन चेंज, हियर इट वाज कैश, नाउ इट इज बैंक। तो वी विल राइट दिस ट्रांजैक्शन। तो मशीनरी तो यहां पर फिर से हमने खरीदी है, तो मशीनरी कम्स इन, इट विल बी डेबिटेड, और पैसा बैंक से जा रहा है तो बैंक में से पैसा गोज आउट, तो इट विल बी क्रेडिटेड। सो दिस ट्रांजैक्शन विल बी रिटन हियर लाइक दिस, अगेन मशीनरी अकाउंट डेबिट as that of previous transaction, machinery account debit, it is right now it is 10,000। तो लेकिन अब कैश को रिप्लेस करेगा तो बैंक अकाउंट, लेकिन फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला यही है जो पहले थी रियल अकाउंट की, मशीनरी कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बैंक से आउट हो रहा है पैसा तो इट इज गोज आउट। तो दिस विल बी रिकॉर्डेड हियर लाइक दिस, बीइंग मशीनरी परचेज्ड बाय चेक। तो मशीनरी हमने चेक के जरिए खरीदी है ₹10,000, 10,000 की मशीनरी हमने खरीदी है बाय चेक। दिस इज व्हाट हाउ इट इज टू बी रिकॉर्डेड। इट्स वेरी सिंपल, देयर इज नॉट दैट मच ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू ट्रांजैक्शंस। नाउ द थर्ड वन इज machinery purchase, again machinery purchase, it means we have the same aspect। machinery purchase means machinery आई है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो machinery फिर से डेबिट होगा, बट राइट नाउ इट इज machinery purchase फ्रॉम मिस्टर एक्स। तो इसका मतलब दूसरा एस्पेक्ट कौन है इसमें, मिस्टर एक्स। और मिस्टर एक्स कोई रियल अकाउंट नहीं है, मिस्टर एक्स इज पर्सनल अकाउंट, इज द नेम, और मिस्टर एक्स से खरीदी है, और इसका मतलब यह है कि मिस्टर एक्स से हमने उधार खरीदा है, ये मशीन हमने उधार में खरीदी। तो मिस्टर एक्स से हमने 5,000 की मशीनरी को उधार में खरीदा। तो मिस्टर एक्स जो है ये पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट की फॉर्मूला क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, या डेबिट द डेटर क्रेडिट द क्रेडिटर। तो मिस्टर एक्स क्या है, क्या ये रिसीवर है, नो, क्योंकि हमने उसे उधार खरीदा है तो हमने पैसा नहीं दिया है, तो मिस्टर एक्स इज नॉट रिसीवर। क्रेडिट द गिवर, मिस्टर एक्स क्या है, गिवर, वो दे रहा है, वो मशीन दे रहा है, और साथ साथ क्रेडिट द क्रेडिटर, अब वो क्रेडिटर है, अब हम उसको पैसा उधारते हैं, तो इस मशीनरी का पैसा हम उसको उधारते हैं, तो ये क्रेडिटर भी और गिवर भी हो, और गिवर के साथ क्या लगता है, क्रेडिट द क्रेडिटर। तो मिस्टर एक्स क्या है, ये गिवर है या क्रेडिटर भी है, और क्रेडिटर के साथ क्या होता है, क्रेडिट द क्रेडिटर, तो ये क्रेडिट होगा। सो नाउ दिस कैश वाज रिप्लेस्ड बाय बैंक, नाउ द बैंक विल बी रिप्लेस्ड बाय Mr. X. So we will write here again machinery account debit, machinery account debit। Mr. X से हमने 5,000 की मशीनरी खरीदी है। Now we'll write to Mr. X's account, Mr. X's account 5,000। It's very simple, not so difficult at all। So मशीनरी तीनों ट्रांजैक्शन में हमने खरीदी थी, तो तीनों ट्रांजैक्शन में मशीनरी कम्स इन, तो तीनों ट्रांजैक्शन में मशीनरी डेबिट डेबिट और डेबिट। नाउ दिस हैज बीन चेंज्ड, पहले हमने कैश में खरीदी, फिर चेक के जरिए, फिर उधार में मिस्टर एक्स के जरिए, तो एक्स को हम क्रेडिट करेंगे, ये एक्स जो हमारा क्रेडिटर बन गया और गिवर बन गया, इसका मतलब मिस्टर एक्स को हम 5,000 रुपया उधारते हैं। तो विल राइट द नरेशन, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स
5000। मिस्टर एक्स से हमने मशीन खरीदी है 5000 रुपए की। इज वेरी सिंपल। नाउ द फोर्थ वन इज मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स फॉर कैश। नाउ देयर इज अ डिफरेंस। फिर से लिखा है मिस्टर एक्स से ही खरीदी है, लेकिन साथ साथ लिखा है फॉर कैश। तो मिस्टर एक्स को लेकर हमने पैसा दिया है, तो इसका मतलब मिस्टर एक्स की यहां कोई रेलेवेंस नहीं है। वी नीड नॉट टू रिकॉर्ड मिस्टर एक्स एनीवेयर, बिकॉज हम मिस्टर एक्स को पैसा नहीं उधारते, क्योंकि मिस्टर एक्स को हमने नकद में पैसा दिया है। तो इसका मतलब यहां पर फिर से मशीनरी खरीदी है, लेकिन मिस्टर एक्स को हम काट के मशीनरी खरीदे, मशीनरी का मजन तो मशीनरी डेबिट हो जाएगा, लेकिन हम यहां पर लिखेंगे कैश, और कैश गोज आउट, और आउट के साथ क्या लगता है, credit what goes out, debit what comes in, credit what. So this transaction and the first transaction, there is no difference between the two transactions, even if Mr. X is written here. ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा क्योंकि बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ भी मिस्टर एक्स, तो इसका मतलब यहाँ भी उधार खरीदा है, यहाँ भी मिस्टर एक्स है, तो यहाँ भी क्या उधार खरीदा? नहीं, क्योंकि मिस्टर एक्स के यहाँ साथ लिखा है फॉर कैश, कि मिस्टर एक्स को हमने कैश में दिया है। सो मिस्टर एक्स का अकाउंट हमें ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिस्टर एक्स को हम पैसा नहीं उधारते, उसको हमने पैसा दिया है, तो हम सिर्फ यहाँ कैश लिखेंगे और इसको हम सीधे रिकॉर्ड करेंगे लाइक दैट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। विल राइट हियर मशीनरी अकाउंट डेबिट, मिस्टर एक्स से कैश में हमने खरीदा 10,000 टू कैश अकाउंट। बिल्कुल पहली वाली ट्रांजैक्शन की तरह है ये, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इवन इफ द नेम ऑफ मिस्टर एक्स इज रिटन हियर, बट इट इज देन रिटन फॉर कैश। तो विल राइट हियर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000, 10,000 being machinery purchased for cash. Mr. X we need not to mention. हम लिख भी सकते हैं being machinery purchased from Mr. X for cash, that we can also write, but it is also this can be also written like this. So now the fifth one, the very important transaction is here. Now the fifth one, machinery purchased for rupees 15,000 and installation paid rupees 1,000. मशीनरी जो हमने खरीदी है ये 15,000 की हमने खरीदी है, और इस मशीन को इंस्टॉल करने में 1,000 रुपया हमने दिया। सो नाउ यू हैव टू रिमेंबर अ रूल फॉर दिस। इसके लिए आपको एक रूल याद रखना है, और वो रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि कोई भी खर्चा अगर एसेट की खरीदारी पर लगता है, ये इंस्टॉलेशन को छोड़ के ये कभी क्या हो सकता है, ये कभी लोडिंग चार्ज हो सकता है, अनलोडिंग हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। यहां मैंने इंस्टॉलेशन की एग्जांपल लिखी। आपको याद रखना है कि कोई भी खर्चा जो किसी भी एसेट की खरीदारी पर लगता है, any expenses which is incurred on the purchase of asset, एसेट की खरीदारी पर हाँ अगर हम ऊपर से कोई भी खर्चा लगाते हैं, उस खर्चे को एसेट के वैल्यू में ही ऐड किया जाता है, उस खर्चे को अलग से रिकॉर्ड नहीं किया जाता। बस ये आपको याद रखना है। तो इसका मतलब यहां मशीनरी जो 15,000 की है, इसका वैल्यू 15,000 नहीं है, इसका वैल्यू हम लिखेंगे 16,000, और इस इंस्टॉलेशन को अलग से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि इस इंस्टॉलेशन का जो अमाउंट है 1,000 रुपया, ये मशीन के वैल्यू के साथ ऐड करेंगे। और इस खर्च को जो है इंस्टॉलेशन चार्जेस है, जो है इंस्टॉलेशन पेड, इनको हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। कैपिटलाइजेशन एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो एसेट के वैल्यू के साथ, एसेट के प्राइस के साथ ऐड होते हैं, दोस्त कैपिटलाइजेशन एक्सपेंस व्हिच आर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में हमने पहले ही लिखा है, इट इज द परचेज ऑफ एसेट्स। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ एसेट्स। तो ये भी हम कंसिडर करते हैं कि 1,000 रुपया जो है ये हमने एसेट की खरीदारी पे ही खर्च किया है, वी कैपिटलाइज इट इवन दो इट हैज बीन इनकर्ड ऑन इंस्टॉलेशन। तो आपको याद रखना है, कोई भी खर्चा जो लगता है कोई भी एसेट खरीदने के वक्त, चाहे फिर इसको इंस्टॉल करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लोडिंग के लिए, अनलोडिंग के लिए, ब्रोकरेज के लिए, कोई भी खर्चा अगर लगता है एसेट को खरीदने के लिए, या फ्रेट लगता है, फ्रेट किराया लगता है एसेट को लाने के लिए, तो उसको बोलते हैं फ्रेट। तो वो सब कुछ, वो सारे एक्सपेंसेस जो हैं एसेट के वैल्यू में ही ऐड किए जाते हैं, और एक्सपेंस को अलग से रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो इसका मतलब हम सीधे यहां पर लिखेंगे कि मशीनरी हमने खरीदी है 15,000 की,
तो ठीक है, यहाँ मशीनरी फिर से आ रही है तो मशीन डेबिट हो जाएगी। उसके बाद क्या हमने खरीदी है, इंस्टॉलेशन हमने चार्ज किया है 1000 रुपया। तो ये सब कुछ, यहाँ कोई नाम किसी का नहीं लिखा है, चेक नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये सब कुछ जो हुआ है कैश में ही हुआ है। तो कैश जब हम देंगे तो कैश गोज आउट और कैश विल बी क्रेडिटेड। बट हियर यू हैव टू रिमेंबर इज दैट यू हैव नॉट टू रिकॉर्ड दिस 1000 सेपरेटली, यू हैव टू ऐड दिस 1000 to 15,000 and you have to record the machinery 16,000 and this cash is also 16,000. So we'll write it like this, that is machinery account debit, that is 15,000 plus 1,000. तो machinery account debit total 16,000 और to cash account, और ये सब कुछ हमने कैश में दिया है क्योंकि इसका नाम नहीं लिखा है यहाँ पर, तो ये सारे 16,000 रुपया जो है हमने कैश में दिया है। तो इट इज सेम एज दैट ऑफ दिस, इसी तरह है, लेकिन लिखा दूसरी तरह था ये। यहाँ इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस भी लिखे थे, तो यू मे गेट कंफ्यूज कि इसको अलग से रिकॉर्ड करना है, बट वी हैव नॉट। इन केस ऑफ मशीनरी, इन केस ऑफ एसेट्स, एसेट्स का जहां तक ताल्लुक है, एसेट के खरीदारी पे जो भी खर्चा लगता है वो एसेट के वैल्यू पे ऐड होता है। तो नरेशन होगी बीइंग मशीनरी purchased for rupees 15,000 and installation charges paid rupees 1,000। ये जो ट्रांजैक्शन लिखी होती है यही हमें रिपीट करना होता है यहाँ नरेशन में। तो हमारी जर्नल एंट्री जो है वो यहाँ तक ही महदूद है। दिस इज कॉल्ड जर्नल एंट्री एंड दिस इज कॉल्ड नरेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एंट्री। तो यू कैन राइट द सेम थिंग हियर एज वेल, यू कैन राइट, मतलब जो यहाँ पर लिखा है ट्रांजैक्शन में यही आप लिख सकते हो। नाउ वन मोर एंड द लास्ट ट्रांजैक्शन about the machinery, about the asset is, that is machinery costing 10,000, machinery का वैल्यू 10,000 रुपया है, सोल्ड फॉर रुपीज 12,000। अब हमने इसको बेचा है, अब हमने मशीन खरीदनी है, अब हमने मशीन बेची है, सोल्ड फॉर रुपीज 12,000 और ब्रोकरेज पेड 1,000। अब मशीनरी हमने खरीदनी है, न मशीनरी हमने बेची है। तो पहला इसमें जो, मतलब इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है क्या क्या एस्पेक्ट्स है इसमें। एक तो मशीनरी है, मशीनरी इसमें है, सॉरी, तो मशीनरी एक आइटम इसमें है। दूसरा सोल्ड फॉर रुपीज 12,000, हमने इसको बेचा है 12,000 में, उसका मतलब इसमें कैश भी है। और इसमें क्या है, ब्रोकरेज पेड इसमें ब्रोकरेज भी है, ब्रोकरेज भी है। और हमने मशीनरी 10,000 की मशीनरी को हमने 12,000 में बेचा है, तो इसमें प्रॉफिट भी है, 12,000 में बेचा है। तो मशीनरी जो थी ये 10,000 की थी, इसको हमने 12,000 में बेचा है, ब्रोकरेज हमने 1,000 दी है और प्रॉफिट हमें 2,000 हुआ है। इसमें कुछ रूल्स और आपको याद रखने हैं। पहला रूल मैंने बोला था कि मशीनरी को खरीदने के वक्त अगर कोई खर्चा लगता है, ये सिर्फ मशीनरी को बेचने खरीदने के वक्त नहीं, बल्कि अगर मशीनरी को बेचने के वक्त भी कोई खर्चा लगता है, लाइक हियर, यहां हमने मशीनरी खरीदी थी तो 1,000 खर्चा लगा था, तो यहां हमने मशीनरी बेची है तो फिर से ब्रोकरेज, मतलब जो ब्रोकर होता है जिसके जरिए हमने इस मशीनरी को बेचा, तो उसको हमने 1,000 रुपया दिया, तो यहां भी खर्चा लगा है। मशीनरी को खरीदने के वक्त यहां 1,000 लगा है और मशीनरी के बेचने के वक्त भी 1,000 लगा है। और रूल यहां पर सेम है, यहां पर ये 1,000 मशीनरी के वैल्यू में ऐड होगा और अलग से रिकॉर्ड नहीं होगा। और यहां पर भी रूल यही है, यहां पर ये 1,000 मशीनरी के वैल्यू में जो हमने अब खरीदी बेची है मशीनरी, उसके वैल्यू में माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, अलग से रिकॉर्ड नहीं होगा। क्योंकि यहां पर मशीनरी खरीदी थी तो ऐड हो गया, यहां पर मशीनरी बेची है तो लेस हो जाएगा। अब थोड़ा सा आप मतलब वेट कीजिए, आपको ये अच्छी तरह समझ आएगा। यू मे फील इट अ बिट कंफ्यूजिंग बट इट इज नॉट, इट्स वेरी सिंपल। यू मस्ट नो द रूल फॉर इट। पहला रूल यह है कि अगर मशीनरी को खरीदने के वक्त कोई खर्चा लगता है, इसको अलग से नहीं रिकॉर्ड किया जाता। इस तरह अगर मशीनरी को बेचने के वक्त कोई खर्चा लगता है, उसको अलग से रिकॉर्ड नहीं किया जाता। लेकिन अगर मशीनरी को बेचने के वक्त कोई प्रॉफिट आता है, अगर मशीनरी को बेचने पर कोई प्रॉफिट आता है, तो उसको अलग से रिकॉर्ड किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगर कोई खर्चा लगता है मशीनरी को बेचने के वक्त, एक्सपेंस होता है, तो उसको अलग से रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। लेकिन अगर कोई प्रॉफिट होता है, अगर कोई नफा हमें मिलता है बेचने के वक्त, तो उस नफा को हमें अलग से रिकॉर्ड करना है। तो यहां हम देखिए नफा क्या मिला है। मशीनरी का वैल्यू था 10,000 रुपया,
मशीनरी को हमने 12,000 रुपया वहां से लिया, यानी जिसके जरिए हमने मशीनरी को बेचा उसने हमें 12,000 कमा के दिए। लेकिन उस बंदे, तो इसका मतलब प्रॉफिट हमें कितना मिला? 2,000 रुपया। लेकिन उस बंदे ने क्या कहा? उस बंदे ने कहा कि भाई मशीनरी को बेचने के लिए मैं 1,000 रुपया लूंगा, ब्रोकरेज जो है मैं 1,000 रुपया लूंगा। तो 1,000 रुपया वो वहां से ही लेगा। इसका मतलब मशीनरी का जो 12,000 हमें आया था, ये 12,000 हम कहां रिसीव करेंगे? हम रिसीव करेंगे ओनली 11,000। हम यहां 12,000 में से ये 1,000 माइनस करेंगे और रिसीव हम करेंगे सिर्फ 11,000। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट हुआ है, यहां से मशीनरी का वैल्यू था 10,000 रुपया, आया था 12,000 रुपया, लेकिन बेचने में लगा 1,000 रुपया, तो नेट प्रॉफिट हमें, नेट रिटर्न हमें कितना मिला? 11,000 रुपया। तो इसका मतलब प्रॉफिट जो है 2,000 नहीं है, प्रॉफिट इज ओनली 11,000 माइनस 10,000। यानी मशीन को मिले हैं 11,000 और मशीनरी का वैल्यू 10,000 था, तो प्रॉफिट इज ओनली 1,000। तो इसका मतलब ये प्रॉफिट जो है ये हमें अलग से रिकॉर्ड करना है। ये खर्चा जो 1,000 रुपया है इसको हमें अलग से रिकॉर्ड नहीं करना है, इसको हमें यहां सिर्फ माइनस करना है। यानी जो हमें मशीन का मिला है, मशीन का वैल्यू जो हमने रिटर्न जो लिया है टोटल 12,000, उसको यहां से सिर्फ माइनस करेंगे, अलग से रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो यहां हमें मशीन का जो कैश हमें मिला है वो 11,000 है और प्रॉफिट जो हमें मिला है वो 1,000 है। और इस 11,000 को भी रिकॉर्ड किया जाएगा, 10,000 को भी रिकॉर्ड किया जाएगा और इस 1,000 को भी रिकॉर्ड किया जाएगा, दैट इज प्रॉफिट। और ये जो ब्रोकरेज है दिस विल नॉट बी रिकॉर्डेड, इट विल बी ओनली सबट्रैक्टेड। दिस इज द रूल, ये आपको याद रखना है। ये रिकॉर्डिंग के साथ एक रूल है जो आपको याद रखना है कि अगर मशीनरी को खरीदने पर, मशीनरी नॉट ओनली मशीनरी, एसेट, एसेट को खरीदने पर या बेचने पर कोई खर्चा लगता है, खर्चा एक्सपेंस लगता है, उसको अलग से रिकॉर्ड नहीं करना है बल्कि एडजस्ट करना है। या यहां अगर परचेज किया है तो ऐड करना है, अगर सेल किया है तो लेस करना है, तो अलग से रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉफिट आता है या लॉस होता है मशीन को खरीदने पर या मशीन को बेचने पर, अगर कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो उस प्रॉफिट को, उस लॉस को हमें अलग से रिकॉर्ड करना है। यहां पर प्रॉफिट हुआ है तो हमें अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मशीनरी कम्स इन, मशीनरी सॉरी मशीनरी इज एसेट, और हमने यहां पर मशीन को बेचा है। तो अगर हमने बेचा है तो इट्स अ रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट में आता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां मशीनरी आउट हो रही है तो मशीन क्रेडिट हो जाएगी, मशीनरी विल नॉट बी डेबिटेड। इन सारी सिचुएशन में मशीन डेबिट हो गई क्योंकि अपनी मशीन खरीदी थी, मशीन आ रही थी। लेकिन इस सिचुएशन में हमने मशीन को बेचा है तो मशीनरी गोज आउट हो रही है, तो मशीन विल बी क्रेडिटेड। उसके बाद ये जो कैश है, नेट कैश हमने लिया है 11,000, तो कैश इज अगेन रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आ रहा है तो कैश विल बी डेबिटेड, तो कैश डेबिट हो जाएगा, 11,000 रुपया कैश डेबिट हो जाएगा। एंड द लास्ट ब्रोकरेज जो है, ब्रोकरेज विल नॉट बी रिकॉर्डेड, इट इज नॉट रिकॉर्डेड। मैंने पहले ही कहा इट इज एन एक्सपेंस ऑन द एसेट, इट इज नॉट रिकॉर्डेड, इट इज ओनली एडजस्टेड। या तो इसको कभी ऐड किया जाता है, लेस किया जाता है, तो इट विल नॉट बी रिकॉर्ड, इट विल बी ओनली एडजस्ट। एंड द लास्ट वन इज प्रॉफिट इज 1,000, और प्रॉफिट इज द नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट की फॉर्मूला क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्योंकि न तो ये एक्सपेंस है और न लॉस है। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये जो है ये गेन है, ये प्रॉफिट जो है इसको हम गेन कहते हैं, बिकॉज इट इज अ प्रॉफिट अर्नड ऑन द सेल ऑफ मशीनरी, इट इज अ गेन। और गेन के साथ क्या लगता है? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो इसका मतलब ये क्रेडिट हो जाएगा, जो 1,000 रुपया है ये क्रेडिट हो जाएगा। सो नाउ वी फाइंड आउट द टू एस्पेक्ट्स, दीज will be credited and this will be debited. These are not three aspects, these are only two aspects, because two are credit and one is debit. There is not the third one, there is only debit and credit. The debit is this cash and the credit will be machinery and the profit, and both will be equal. The debit will be equal to credit, debit aspect will be always equal to credit aspect. You can see that here. So let us record it. We'll write here cash account debit, कैश अकाउंट डेबिट कितना आया है? कैश, कैश हमें मिला है ये नेट कैश 11,000 रुपया, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी गोज आउट, क्योंकि हमने मशीनरी को बेचा है तो मशीनरी गोज आउट। मशीन का वैल्यू कितना था? इट वाज ओनली कॉस्टिंग 10,000, तो हम यहाँ क्रेडिट में 10,000 लिखेंगे और हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, और मशीनरी के बेचने पर हमें 1,000 प्रॉफिट मिला, तो 10 प्लस 1 हो गया 11,000, ये भी हो गया 11,000, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। सो ये हम लिखेंगे बीइंग मशीनरी कॉस्टिंग ₹10,000 सोल्ड
for rupees 12,000 and brokerage paid rupees 1,000. 1,000 हमने brokerage लिया है. This is the way of a recording of machinery or recording of assets in different situations. Here you can yourself do if machinery costing 10,000 sold for rupees 8,000. We can write it here like this. Machinery एक और example और एक situation हो सकती है. तो machinery आप करोगे, आप खुद try करोगे. अगर machinery होगी 10,000 की, लेकिन 8,000 में उसको हमने बेचा, उसके बाद brokerage हमें देनी पड़ी 10,000. सॉरी, brokerage हमें देनी पड़ी 1,000. तो इसका मतलब एक तो हमें पहले से ही नुकसान हो गया 2,000 रुपया, उसके बाद ब्रोकरेज भी देनी पड़ी हमें 1,000 रुपया, तो 3,000 का टोटल नुकसान हो गया. तो हम कैश कितना रिसीव करेंगे? उस वक्त हम कैश रिसीव करेंगे सिर्फ 7,000, क्योंकि 10,000 की मशीनरी को 8,000 हमने कमाया, 1,000 ब्रोकरेज देना पड़ा, तो ब्रोकर वहां से 1,000 लेगा, तो हमें वो कितना पकड़ाएगा? हमें वो पकड़ाए सिर्फ 7,000. तो 7,000 हम कैश रिसीव करेंगे. उसके बाद लॉस होगा हमारा 3,000 और मशीनरी गोज आउट 10,000. तो ये और एक एग्जांपल है, इसको आप रिवर्स तरीके से भी कर सकते हो. सो दीज आर द मेन सिचुएशंस व्हिच मे अराइज इन द रिकॉर्डिंग ऑफ एन एसेट. जब हम कोई एसेट को रिकॉर्ड करेंगे, मे बी एनी एसेट, तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जो उसके रिकॉर्डिंग के वक्त हमें आ सकती है. और दिस इज द वे ऑफ रिकॉर्डिंग दीज मतलब एसेट्स इन डिफरेंट सिचुएशंस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. एंड ये भी मुझे लगता है कि कहीं कंफ्यूजन हो सकता है, और जरूरी भी है. अगर आप कोशिश करोगे समझने की, तो समझने के दौरान एक स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है. एंड आई डू एक्सपेक्ट कंफ्यूजन्स, आई डू एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम माय स्टूडेंट्स हु watch my lectures, and if there is any confusion, you can write it to me. I will do by every level best to make that confusion clear, to answer your queries, to answer your questions. But for that matter, you have to see the whole the lecture on the journal. It is not you'll just jump in the middle and you will understand it. No, if you want to understand the journal in full, then you have to start from the very first lecture of the journal. Then you can understand what journal is. But अगर आपको पूरी accounting समझनी है, तो आपको पहली क्लास से आपको देखना पड़ेगा. तो जो पहली क्लास मैंने दी, वहां से आपको स्टार्ट करके आपको ये अकाउंटिंग समझने की कोशिश करनी है. तो फिर कंफ्यूजन होने के बहुत कम चांसेस हैं. लेकिन उसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है, तो आई एम हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस, आंसर योर कंफ्यूजन्स, आंसर टू क्लियर योर कंफ्यूजन्स, and I'll be always here. And I'll be coming to you with some more accounting problems, and those will be based on this was based on asset. Then the next accounting problem will be based on liability, and that we will discuss in my future lecture. And till then, I wish you best of luck. Allah Hafiz, and take very good care of yourself. Thank you so much.